हेलो बच्चों, मैं विवेक चौधरी फिजिक्स फैकल्टी अपना आकाश कोटा से आपका जो अभी लास्ट AITS हुआ है उसके सॉल्यूशंस के लिए मैं आया हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका आकाश का आपको पता ही है, AITS एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है। तो पहला जो आपका टेस्ट हुआ था AITS के, उसके सॉल्यूशन के लिए आते हैं। फिजिक्स में हमारा जो टॉपिक था वो था बच्चों फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, हिंदी में भौतिक जगत, मात्रक तथा मापन और सरल रेखा में गति। तो फिजिक्स के लिए हम कंटिन्यू करते हैं इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम देख चुके हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो अगर सेकेंड ऑप्शन पे पहले आऊँ मैं, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, टाइम आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। चार्ज हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है, तो हमारा इसका आंसर पहला जाएगा, चार्ज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपका, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट 1/4 ऑफ डिस्टेंस ऑफ जर्नी विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड v2, तो एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड बच्चों हमें कैलकुलेट करनी है। तो आप यहाँ से ऐसे कह सकते हो कि फर्स्ट 1/4, तो फर्स्ट 1/4 अगर टोटल डिस्टेंस को हम एज्यूम करें s, तो फर्स्ट 1/4 हो गई s/4, रिमेनिंग डिस्टेंस हो गई आपकी 3s/4। s/4 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं बच्चों हम v1 स्पीड से, रिमेनिंग डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं बच्चों v2 स्पीड से। तो लेट सपोज s/4 डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगता होगा t1, रिमेनिंग में टाइम लगता होगा t2। तो एवरेज स्पीड का बच्चों जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस हमने कवर करी है वो करी है s, टोटल टाइम जो हमें लगा है वो लगा है t1 प्लस t2। तो टोटल डिस्टेंस s, अब t1 और t2, t1 टाइम आपने लगाया है यहाँ पर s/4 डिस्टेंस को कवर करने के लिए v1 स्पीड से, तो टाइम इक्वल टू बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 डिस्टेंस कवर करी s/4 v1 स्पीड से, रिमेनिंग आपने 3s/4 डिस्टेंस कवर करी है स्पीड v2 से, तो टाइम लगा आपको t2। यहाँ से आप डिनोमिनेटर में देख सकते हैं s/4 और s/4 हम कॉमन ले रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस s थी, s/4 बच्चों कॉमन लिया, तो यहाँ पर जो आपका अंदर रहेगा ये रहेगा 1/v1 और न्यूमिनेटर में है 3 अपॉन में ये v2। s और s आपका कैंसिल होगा, 1/4 डिनोमिनेटर से जाएगा न्यूमिनेटर में, तो एवरेज स्पीड में ये 4 जाएगा ऊपर। डिनोमिनेटर में आप एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में आपका ये होगा v1 इंटू v2, तो यहाँ v1 है तो यहाँ पे 1 की जगह आ जाएगा v2 प्लस यहाँ लिखा हुआ है 3, तो v2 की जगह आ जाएगा यहाँ पे आपका 3v1। फिर आप इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, तो यह आंसर हो जाएगा आपका 4v1 v2 डिवाइडेड बाय 3v1 प्लस v2। ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो ये हमें दिख रहा है हमारे थर्ड ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर बच्चों है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। यहां पर बोला गया है कि अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ टावर विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड्स टेकिंग g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द हाइट ऑफ द टावर इज। हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपका अगर डायग्राम देखा जाए इसके लिए, तो आप ऐसे बता सकते हो कि ये टावर था, टावर की हाइट h, यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया है। जब इसको प्रोजेक्ट किया है तो मोशन अंडर ग्रेविटी ये अपोज होगा, तो ऊपर जाता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, जहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, वहाँ से फिर ये रिटर्न करेगा, तो यहाँ से फिर ये रिटर्न करेगा। तो जहाँ पर वेलोसिटी होती है 0, वहाँ से टर्निंग पॉइंट बनता है, उसके बाद बच्चों वापस से पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपने लेट सपोज u स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट को जब वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, और नीचे आने में इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है आपका 4 सेकेंड, और आपको हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो ऑप्शंस को देखें, थोड़े ऑप्शंस काफ़ी गैप में दिए हुए हैं, और g की वैल्यू ली हुई है 9.8। तो 9.8 बच्चों जब भी लेते हैं तो कैलकुलेशन आपको लगती थोड़ी टफ है, तो आप चाहें तो यहाँ पे g की वैल्यू 10 लेकर भी चल सकते हैं, और 4.9 है तो उसको भी अप्रोक्सीमेशन लेकर 5 के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं। तो आप सीधे आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर मैं रेफरेंस मान के चल रहा हूँ बच्चों, तो फाइनली जो भी स्टोन है वो ग्राउंड पर आया है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है,
डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो जो एस हुआ वो हो गया एक तरह से माइनस एच, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोजेक्ट किया था तो इसलिए यू को ले लिया हमने पॉजिटिव। जो भी टाइम नीचे आने में लगा होगा उसको हमने ले लिया यहाँ पर टी। माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर इसलिए क्योंकि जी लग रहा है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से आपने वैल्यूज पुट करी। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सारी वैल्यूज आप पुट करके h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप माइनस साइन को पहले हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से h, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का यू टी और यह आ जाएगा प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो जो जो वैल्यूज आपको गिवन है उसको पुट करते हैं। माइनस का u की वैल्यू आप चाहे, मैं कह चुका हूँ, या तो 4.9 लेके चल सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। अगर हम लिखते हैं यहाँ 4.9 इंटू टी की वैल्यू आपको गिवन है 4 प्लस 1/2, जी की वैल्यू 9.8 और टी की वैल्यू आपको वही 4, तो 4 का स्क्वायर। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू, अगर आप g की वैल्यू 9.8 और u की वैल्यू 4.9 रख के ही चल रहे हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा बच्चों कैलकुलेट कर 58.8। और मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर h की वैल्यू u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी को 5 लेके चलते हैं और g की वैल्यू जो 9.8 उसको 10 लेके चलते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा 60 मीटर। अगर 60 मीटर भी अगर आप देखें तो नियरेस्ट ऑप्शन में आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो 58.8 मीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, आपको बोला हुआ है पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ए का मतलब है एक्सेलेरेशन एट पॉइंट ए और ए बी का मतलब है एक्सेलेरेशन एट पॉइंट बी। फिर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अगर यहाँ पर आप ग्राफ देखें तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है बच्चों, उसका जो स्लोप होता है वो स्लोप हमें देता है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा होगा। अगर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग हो रही है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो सकता है। तो उसको पहले चेक करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन को नेगेटिव बोलने से ही कभी ये नहीं बोला जाता कि वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज, वो डिपेंड करता है उनके साइन पर। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, अब वो चाहे तो दोनों पॉजिटिव हो, वो दोनों चाहे तो नेगेटिव हो, तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन होंगे बच्चों तब हम उसको बोलते हैं रिटार्डेशन होगा। तो यहाँ से अगर चेक किया जाए तो एक्सटी ग्राफ में अगर आप देखो तो कंटिन्यूअसली यहाँ पर आप जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हो स्लोप होता जा रहा है डिक्रीज। स्लोप डिक्रीज होने का मतलब हो गया एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है बच्चों वो देता है हमें वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है और साथ साथ देखो कि जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है आपका पॉजिटिव, क्योंकि जो एंगल बन रहा है बच्चों वो बन रहा है लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल। तो स्लोप पॉजिटिव है, इट मींस वेलोसिटी तो पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो ए पॉइंट तक आने पर कि पॉजिटिव जो वेलोसिटी है वो हो रही है आपकी डिक्रीज। पॉजिटिव वेलोसिटी हो रही है बच्चों डिक्रीज। तो पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीज तभी हो सकती है जब एक्सेलरेशन हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, नेगेटिव में, ताकि आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी डिक्रीज हुई, इट मींस रिटार्डेशन। आगे आओ आप बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर अगर आप देखो यहाँ पे कंटिन्यूअसली स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीजिंग होने का मतलब है बच्चों वेलोसिटी यहाँ पर हो रही है इंक्रीज और पॉजिटिव स्लोप के साथ। तो आप कह सकते हो पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है एक्सेलरेशन को भी कौन सा साइन रखना पड़ेगा, सेम साइन, यानी पॉजिटिव। अब आप ऑप्शन में देख सकते हो कि किस पॉइंट पर ए पॉजिटिव है और किस पॉइंट पर ए नेगेटिव है। तो ए पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है और बी पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव अगर ऑप्शन देखा जाए तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन नेगेटिव, बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अ बुलेट लॉसेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी इन पासिंग थ्रू प्लांक। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सिमिलर प्लांक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट एज्यूमिंग कांस्टेंट रिटार्डेशन। कांस्टेंट रिटार्डेशन देने का मतलब यह है कि आप यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस को देखा जाए, बुलेट जो भी किसी प्लांक से पास होती है और फाइनली बुलेट को अगर आपको रोकना है तो उसके लिए नंबर ऑफ प्लांक्स का फॉर्मूला जो बनता है आपका यहाँ पे बच्चों वो होता है m = n² अपॉन 2n-1। यहाँ पे जो n होता है आपका, जैसे आपको दिया हुआ है 1/3, अगर इसी की जगह मैं आपको बोलता 1/nth पार्ट तो n की वैल्यू कंपेयर करें तो ये होती है आपकी 3। तो यहाँ से अगर आप देखें n की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर आ गया 9 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 -1 मीन्स 5। 9/5 का मतलब है 2 से लेस देन।
लेकिन 1 से ग्रेटर देन। तो 1 से ग्रेटर देन का मीनिंग ये हो गया कि 1 प्लांक तो यूज में ले चुके हो, लेकिन सेकंड प्लांक भी यहाँ पर यूज में आ चुका है। तो इसका मतलब है अगर आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ प्लांक्स कितने रिक्वायर्ड हुए, तो नंबर ऑफ प्लांक्स का जो आंसर बनेगा बच्चों वो आएगा आपका 2। तो 2 आपका यानी कि थर्ड ऑप्शन में। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो आंसर आया है वो 2, तो हम 2 पे टिक ना कर दें, हम देखें कि वो 2 आंसर किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो वहां पे वो दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, जिसका आंसर 2 हमें लिखना है, नंबर ऑफ प्लांक्स का। और कांस्टेंट रिटार्डेशन दिया था, इसका मतलब आप इक्वेशन लगा सकते थे। फिर भी अगर कोई बोले अगर हमें ये फॉर्मूला लर्न नहीं है, तो इसके लिए हम इसके बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर अगर एक प्लांक आपने यूज में लिया था, लेट सपोज यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी u, कि जो भी आपकी यहाँ पर बुलेट आई थी वो u वेलोसिटी से आई। उसने बोला अपना 1/3 वेलोसिटी का उसने लॉस किया। तो 1/3 वेलोसिटी का लॉस करने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो v की वैल्यू होगी, इनिशियली u थी, u में से 1/3 यानी u/3 का लॉस हो गया। तो u/3 का जो लॉस हुआ, अगर इसको आप एलसीएम लेके देखेंगे तो लॉस होने पर जो बची आपकी रिमेनिंग वेलोसिटी होगी 2u/3, v की वैल्यू। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर एक प्लांक की मैं थिकनेस को एज्यूम कर लूँ, लेट सपोज x, तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर आए, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। v की वैल्यू हो गई आपकी 2u/3 का होल स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी थी u, तो u²। अब ये खुद ही बोल रहे हैं कि रिटार्डेशन होगा ही होगा, तो माइनस का 2ax, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही मैंने मान लिया कि यहाँ पर लाइन से इसी सिमिलर प्लांक्स हमने m प्लांक्स रख दिए। तो m प्लांक्स जब रखे होंगे आपने ऐसे 1 प्लांक, 2 प्लांक, 3 प्लांक, 4 प्लांक, ऐसे ही आप m प्लांक तक की बात कर रहे हो। तो टोटल जो बुलेट डिस्टेंस कवर करेगी, एक प्लांक की थिकनेस हमने ली है x, तो m प्लांक की डिस्टेंस टोटल हो जाएगी m इंटू x। यहां से बुलेट एंटर करेगी u वेलोसिटी से, और फाइनली जो भी आपका mth नंबर का जो प्लांक होगा वहां पर जाकर बुलेट आपकी स्टॉप होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी 0। इसमें भी हम थर्ड इक्वेशन लगाएं तो फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है 0, इट मीन 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u², रिटार्डेशन हुआ 2a, और टोटल डिस्टेंस कवर हुई m इंटू x। इस इक्वेशन को हम नंबर दे देंगे हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आपको सॉल्व करना है कि m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n क्या आती है, जिसका रिजल्ट मैं पहले से लिख चुका हूं, कई स्टूडेंट्स इसको लर्न भी करके रख लेते हैं कि n की वैल्यू रखकर हम जल्दी से जल्दी अपना आंसर दे सके, क्योंकि हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट ही इंपॉर्टेंट है, मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसका आंसर आया था नंबर ऑफ प्लांक्स जो है आपके वो 2 होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इज। अगर आप देखें 80 ग्राफ हमें गिवन है बच्चों, जब भी 80 ग्राफ दिया होता है तो पहले तो ये देखें कि ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो किसी भी ग्राफ में हम 2 इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, उसका स्लोप या उसका एरिया अंडर द कर्व। तो अगर 80 ग्राफ दिया होता है तो उसके स्लोप से हमें कुछ नहीं मिलता, dA/dt कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया फाइंड कर लूँ तो मुझे मिलती है चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियली तो इन्होंने खुद नहीं बोला हुआ है कि बॉडी जो है वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो इसका मतलब है इसका जो एरिया है वो हमें देगा वेलोसिटी। अब देखना यह है कि ऊपर तो एरिया चल रहा है पॉजिटिव में और यहाँ पर चल रहा है नेगेटिव में। तो जैसे ही आप यहाँ बोलोगे 5 पर एक्सेलरेशन होगा 0, उसके बाद एक्सेलरेशन जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने का मतलब हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट किया है आपने, तो उस समय फिर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जब 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो 5 तक में ये टोटल जो एरिया बनेगा आपका 5 पर जाके, वही एरिया आपको क्या देगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में आप सीधे कह सकते हो कि V मैक्सिमम जो आएगा आपका वो आएगा एरिया अंडर द 80 ग्राफ, एरिया अंडर द 80 ग्राफ। तो आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है तो ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ, बेस की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0 to 5 मीन्स 5, हाइट जो बनेगी वो बनेगी 0 to 20 यानी कि 20। तो यह आंसर आएगा आपका बच्चों 50, मैक्सिमम वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन
from ground in vertical upward direction with speed u, assuming point of projection as origin and upward direction as positive. और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करनी है। तो पहली बात तो ये कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमें बनाना है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब भी होता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा बनता है आपका पैराबोला। ग्राफ के क्वेश्चंस सॉल्व करना बड़ा आसान है क्योंकि आप ग्राफ प्लॉट ना करें, एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेगा ग्राफ का और मिनिमम टाइम में सॉल्व भी होता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन को सबसे पहले अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट मींस फोर्थ ऑप्शन तो आपका कभी नहीं आ सकता। सेकंड ऑप्शन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये क्या दे रखा है आपका स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन आनी नहीं है। अब बचे दो ग्राफ। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इंक्रीजिंग। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद वापिस से डिस्टेंस को क्या करा दिया गया है, डिक्रीज करा दिया गया। इट मीन्स ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो करेक्ट आंसर जा रहा है थर्ड। फिर भी अगर आप बोले कि सर डिस्टेंस इंक्रीजिंग वाले अगर हमें पैराबोला में ही अगर दो ग्राफ दिए होते फिर हम कैसे करते, तो भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को आपने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है डाउनवर्ड। प्रैक्टिकली भी आप देखते हो किसी भी बॉल को ऊपर आपने फेंका तो वो किसी ना किसी पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है, फिर वापस नीचे आती है। इसका मतलब जब बॉडी या ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स रिटार्डेशन। अब देख लो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको स्लोप देती है वेलोसिटी। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर ग्राफ इस टाइप का है तो यहाँ पर देखो कंटिन्यूअसली अगर आप देखोगे तो स्लोप जो हो रहा है वो डिक्रीजिंग है, इट मीन्स स्पीड डिक्रीजिंग। तो यहाँ से ये ऑप्शन यहाँ तक चला गया। अब ग्राफ इस तरह का अगर पैराबोला बनाया जाए तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से फिर नीचे आएगा तो वापिस से आप बोलते हो जी नीचे लग रहा है और मोशन की डायरेक्शन भी नीचे ही, मीन्स एक्सीलेटेड मोशन। तो स्पीड होनी चाहिए बच्चों इंक्रीज। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली ये स्लोप जो आएगा आपका वो इंक्रीजिंग आएगा। स्लोप इंक्रीजिंग का मतलब हो गया एक्सीलेटेड हो रहा है, तो नीचे की तरफ आने वाला जो ग्राफ था ये ऊपर जा रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर चला गया है वो थर्ड। एलिमिनेशन मेथड से भी मैं आपको बोल चुका हूँ कि आंसर बड़ा सिंपल था लिखना, और बाकी अगर हम यहाँ पे मोशन की स्टडी करते हुए भी देखें तो भी हमारा आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 8th क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग लास्ट 3 सेकेंड ऑफ एसेंट। किसी भी बॉडी को जब आपने अपवर्ड थ्रो कर दिया तो लास्ट 3 सेकेंड ऑफ एसेंट का क्या मीनिंग हुआ। तो आप ऐसे कह सकते हो कि मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को जब थ्रो किया था तो वो ऊपर गया और फिर वापस नीचे भी आएगा। तो लास्ट 3 सेकेंड का मतलब हो गया कि यहां से यहां तक ये 3 सेकेंड। तो जितना इसको जाने में लगेगा टाइम उतना ही टाइम इसको नीचे आने में भी लगेगा। तो आप चाहते हो कि लास्ट 3 सेकेंड के लिए ऊपर से निकालें यानी कि ऊपर जाते टाइम, या फिर आप 3 सेकेंड से नीचे आते टाइम निकालें, दोनों आंसर सेम आते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट भी लिखवाया जाता है कि लास्ट टी सेकेंड में जो हाइट आएगी उसका आंसर होता है हाफ जी टी स्क्वायर। फिर भी अगर किसी बच्चे को लर्न नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा था उतना ही वापस वहां तक आने में लगेगा। तो आपको अगर ये नहीं पता लगा कि ऊपर जाने वाला निकाले तो आप ऊपर से नीचे आने वाला निकाल लो। यहाँ पर एक तरह से इनिशियल वेलोसिटी हो गई है 0, तो कितनी यहाँ पर डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप लगा सकते हो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट से जब आप बात कर रहे हो तो 0 है, डिस्टेंस लिख रहे हैं तो आप मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हो तो s इक्वल टू सीधे देखो आंसर दिख रहा है बच्चों हाफ जी टी स्क्वायर। एस की जगह चाहो तो आप ऊपर से हाइट बोल सकते हो कितनी, तो वैल्यू आप पुट कर लीजिए हाफ जी कितने टाइम में 3, तो 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों 9g/2। ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 9g/2। क्वेश्चन नंबर 9th पर आते हैं। 9th क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर नीट में भी आया था। तो अगर बात करें अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h अबव ग्राउंड, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फॉलन इन फर्स्ट 2 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है नेक्स्ट 3 सेकेंड। कई बच्चे जो गलती करते हैं कि पहला देखा 2 सेकेंड फिर देखा नेक्स्ट 2 सेकेंड यानी इक्वल टाइम इंटरवल। तो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस का जो रेशियो बनता है वो बनता है ऑड नंबर्स, तो 1 3 5 7 9 इस तरह से। तो कई बच्चे क्या करेंगे फटाफट से पहला 2 और नेक्स्ट 2 देखते ही फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे। यहाँ तक भी चले, आप किसी भी क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट 3 सेकेंड, तो इसका मतलब है आंसर 135 नहीं जाएगा आपका। हाँ ये कंफर्म है कि स्टार्टिंग की जो दो डिस्टेंसेस का रेशो है वो तो 1:3 आना ही चाहिए, लेकिन 5 नहीं आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन बोल ही रहा है 1 2 3, हम कह रहे हैं 1 3 आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता।
यहाँ पर दे दिया 157, यही नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन को भी अगर आप चेक करें 4:12, तो इसका मतलब हो गया ये 1:3। यहाँ पर आए तो यह आएगा अप्रोक्सीमेट 8 पॉइंट समथिंग। तो खुद ही कह सकते हैं आप कि पहली जो डिस्टेंस होगी वो 1 रेशो से, अगर बाद में नेक्स्ट 2 सेकंड की डिस्टेंस 3 टाइम्स आएगी। अगर ये नेक्स्ट 3 की जगह 2 होता तो यहाँ पे 5 आता। तो इसका मतलब है 1 से ज्यादा आ रही है यहाँ पे, यानी 2 से ग्रेटर लिखा हुआ है 3 डिस्टेंस, यानी 1 से ज्यादा। तो कंफर्म है यहाँ पे आंसर आपका 5 से ज्यादा आना चाहिए था। तो 5 से ज्यादा का एक ही ऑप्शन दिख रहा है 13:8। फिर भी कोई बोले सर हमें तो याद नहीं आ रहा इस तरह का रिजल्ट, हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे अच्छा तरीका होता है आपका, आप ऐसा कुछ मान लीजिए कि यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने रिलीज किया था। अगर आप बोल रहे हो पहले 2 सेकंड में ये यहाँ पे आता है, फर्स्ट 2 सेकंड, नेक्स्ट 2 सेकंड की जो डिस्टेंस होती है वो लेट्स सपोज मान लो ये आती है, और नेक्स्ट 3 सेकंड में मान लो ये यहाँ तक चलता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक तरह से आपने u इक्वल टू 0 यानी ड्रॉप करा दिया, फ्री फॉल करा दिया। तो उसके लिए टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस h के लिए अगर फॉर्मूला देखा जाए तो वो होता है आपका t इक्वल टू आप लिख सकते हो √2h/g, या h इक्वल टू आप लिख सकते हो ½ कई बच्चों को बोला जाता है कि बच्चों ये फॉर्मूला लर्न भी कर लें, और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें भी आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट देख सकते थे। तो यहाँ पर आप क्या करें कि t की वैल्यू एक बार 2 रखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस आएगी आपकी, जिसको आप मान लेना h1। एक बार t इक्वल टू पूरा 4 रख के देखेंगे तो ये वाली पूरी डिस्टेंस आएगी, हमें चाहिए ये वाली, जिसको आप क्या कर लीजिएगा h2 - h1। और ऐसे ही अगली बार 3 to 5 और 2 7, टोटल 7 सेकंड की डिस्टेंस कवर करेंगे तो वो आएगी h3। हमें जो चाहिए वो चाहिए h1, और ये डिफरेंस बनेगा आपका h2 - h1, और ये वाला जो डिफरेंस बनेगा बच्चों वो होगा h3 - h2। तो आपको जो रेशो चाहिए डिस्टेंसेस का वो चाहिए ये h1 h2 - h1 h3 - h2। अब यहाँ पर भी ये वैल्यूज पुट करके इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, जिसको हमने बिना कोई कैलकुलेशन के सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि ये रिजल्ट याद करने के लिए भी बोला जाता है। फिर भी आप इसमें वैल्यू पुट करके देख लें। एक बार अगर आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ½ पहले 2 का स्क्वायर, ऐसे ही आप पुट कर लीजिएगा ½ 4 का स्क्वायर, ऐसे ही आप पुट कर लीजिएगा ½ 7 का स्क्वायर। तो अपने आप आपको रेशो यही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे बोला है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। जहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मिल जाए वहां तो बस सीधे ही आपको क्या करना होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी होती है। फिर पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बच्चों एवरेज स्पीड कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो होता है इनिशियल वेलोसिटी, किसी भी टी टाइम की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 u + v/2। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई 0, तो इसका मतलब है आंसर आना चाहिए था v/2। लेकिन अब ध्यान से देखें यहाँ पे v की टर्म्स में आंसर नहीं है, t की टर्म्स में आंसर है। तो आप यहाँ पे अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, v = u + at। तो u की वैल्यू थी 0, यानी v की जगह आप पुट कर सकते हैं 80। तो आंसर आएगा बच्चों 80/2। 80/2 आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू दैट प्लैंक्स कांस्टेंट। तो सिंपल सा आप इनकी डायमेंशंस पुट कर दीजिए और चेक कर लीजिए कि इनका रेशियो क्या आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, प्लैंक्स कांस्टेंट H, या तो आप फॉर्मूला पुट करें तो I के लिए जो आप लिखते हो जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है mr²। प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है आपका वो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम mvr जो होता है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, जिसको लिखते हैं nh/2π। तो n और 2π तो आपके डायमेंशनलेस होते हैं, तो हम ये भी बोलते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन बच्चों mvr एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होती है। तो यहाँ से हमने लिख दिया mvr। ध्यान से देखें m से m कैंसिल हुआ, एक r से r कैंसिल हुआ, यहाँ पे बचा आपका r/v। अब r/v, तो r की अगर डायमेंशन देखेंगे तो बच्चों वो हो गई रेडियस यानी कि डिस्टेंस L1, v अगर वेलोसिटी तो L1t - 1, L1 कैंसिल आउट होगा, ये ऊपर जाएगा T1, T1 मीन्स टाइम की डायमेंशन, मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस बट आर हैविंग सेम सम यूनिट। कुछ यूनिट तो हो लेकिन डायमेंशन हो। तो सबको पता है कि एक ऐसी क्वांटिटी है एंगल जो डायमेंशनलेस है लेकिन उसकी खुद की कुछ ना कुछ यूनिट होती है।
तो ऑप्शंस में देखते हैं, प्लेन एंगल यूनिट होती है रेडियन, सॉलिड एंगल यूनिट होती है स्टेरेडियन लेकिन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, रेनॉल्ड्स नंबर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है लेकिन कोई यूनिट भी नहीं होती, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आपकी डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है, मींस ए और बी, तो ओनली ए एंड बी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन, आपको रेजिस्टेंस का रिलेशन इन्होंने खुद ने दिया हुआ है, R इक्वल टू वी अपॉन आई, ohm's लॉ से सब जानते हैं, जहां पर V की वैल्यू गिवन है 200 प्लस माइनस 3 वोल्ट एंड करंट की वैल्यू गिवन है 10 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर इन R? R का जो रिलेशन दिया हुआ है वो V और I के डिवीजन के साथ दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, R इक्वल टू वी अपॉन आई, तो V अपॉन आई अगर आप करते हैं तो V की जो ट्रू वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 200, करंट की जो ट्रू वैल्यू गिवन है वो है 10, इट मींस रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू तो आ गई आपके पास 20 ओम, लेकिन हमें चाहिए एरर, तो एरर के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो R में अगर आपसे बोला जाए रिलेटिव एरर तो यह आएगी डेल्टा R अपॉन R, V में तो डेल्टा V अपॉन V प्लस करंट में डेल्टा I अपॉन I। एरर का कंसेप्ट लगा लेते हैं, तो हमें चाहिए डेल्टा R की वैल्यू क्या है, तो R को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा R इक्वल टू R डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। यहाँ पर अगर वैल्यू पुट की जाए तो R की जो ट्रू वैल्यू थी वो थी 20, डेल्टा V ये थी ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस 3 जो लिखी है वो एरर, तो डेल्टा 3 की वैल्यू हो गई आपकी 3 और V की वैल्यू है बच्चों 200 प्लस करंट में जो एरर है वो है 0.1 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू 10, 20 को अंदर इससे मल्टीप्लाई करते हुए अगर आप लिखेंगे तो 20 को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो 20 यहाँ कैंसिल होगा, 3 अपॉन 10 इट मीन्स 0.3 प्लस 20 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करके लेके जा रहे हैं तो एक जीरो कैंसिल है 0.2, इसका आंसर आएगा आपका 0.5 ओम। तो चेक करें ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन 0.5 ओम। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी एरर का क्वेश्चन आपका, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एंड रीडिंग्स आर 1.52, 1.53, 1.55, 1.45, चार रीडिंग दी हुई है आपको, जिसमें आपको परसेंटेज एरर बताना है, वो भी अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन हम लगा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं तो पहले उन सबको ऐड करके उतने ही नंबर से डिवाइड करते हैं, मींस अर्थमेटिक मीन लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ट्रू वैल्यू क्या है, तो जो भी हम यहाँ पे एवरेज लेंगे या अर्थमेटिक मीन लेंगे उसी वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू एज्यूम करके चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मास की अगर कोई ट्रू वैल्यू आएगी तो वो कितनी आएगी, तो m की वैल्यू के लिए इन सबको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1.52 प्लस 1.53 प्लस 1.55 प्लस 1.45, तो 4 रीडिंग से डिवाइडेड बाय 4, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आपको मिलता है 1.51, चेक कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमें परसेंटेज एरर बतानी है, तो परसेंटेज एरर के लिए इंडिविजुअल एरर कैलकुलेट पहले की जाती है और फिर उन एरर का भी हम क्या करते हैं, मीन ले लेते हैं, लेकिन मीन लेते टाइम उस समय एक बात का ये ध्यान रखते हैं कि सारी एरर्स को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि अगर कोई एरर नेगेटिव थी और कोई एरर पॉजिटिव अगर एज इट इज ले लिया आपने मीन लेते टाइम तो वो एरर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती थी। तो हम कह रहे हैं इंडिविजुअल रीडिंग्स में जब एरर आ रही है तो फाइनल एरर मिनिमाइज के जीरो कैसे हो जाएगी, तो हम क्या मान रहे हैं कि सारी एरर को पॉजिटिव कंसिडर करके चलते हैं। तो वो एरर को मैं यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेल्टा एम से, तो डेल्टा एम जो भी आएगा तो आप ये बोलो कि पहले आया 1.5, आप क्या करोगे 1.52 से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.01 डेल्टा एम। ऐसे ही आप बोलोगे डेल्टा M2 की वैल्यू इसमें से माइनस करोगे। अब देखो अगर मैं 1.52 में से 1.51 को अगर माइनस कर रहा हूँ, वैसे तो होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, लेकिन हम पहले ही बात कर रहे हैं कि मॉड लेते हैं तो आप प्लस ही लिख लो, इसको उससे माइनस करो या ट्रू को जो रीडिंग है उससे माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 1.52 को अगर आपने माइनस किया था तो 0.0, 1.53 को अगर माइनस किया होगा तो 0.02, ऐसे ही 1.5 को अगर आपने माइनस किया होगा तो डेल्टा M3 की वैल्यू 0.04, और ऐसे ही डेल्टा M4 की अगर आप वैल्यू देखोगे 1.45 से माइनस किया होगा तो मोड लेके लिख रहा हूं इसको भी मैं, ये आएगा 0.06।
इन सब एरर का आपको क्या करना है, एवरेज लेना है। तो एवरेज लेने के लिए मैंने कहा ना सबको फिर से ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद में यहाँ पे भी 4 से डिवाइड किया जाएगा। तो सबको पॉजिटिव कंसीडर करते हुए जब आप ऐड करोगे यहाँ पे बच्चों, डिवाइडेड बाय 4, तो ये जो रिजल्ट आएगा आपका, इन सबको जब न्यूमरेटर वाली क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो तो ये रिजल्ट आ रहा है आपका 0.13 डिवाइडेड बाय 4। डेल्टा एम आ जाएगा बच्चों। हमें चाहिए परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई 100। इन सारी वैल्यूज को आप इसमें पुट करें। पुट करने के बाद में जो आपको इसमें आंसर मिलता है, और अप्रोक्सीमेट, तो अप्रोक्सीमेट में आंसर आता है ये 2%। 15 अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी हमने कि कौन सी क्वांटिटी आपकी डायमेंशनलेस थी लेकिन यूनिट रखती थी, तो यहां पर भी उसी टाइप का क्वेश्चन बना है। डायमेंशन ऑफ एंगल आर सेम एज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। की डायमेंशन सबको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया की तरह, यानी प्रेशर के इक्वल लिखी जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका C अपॉन V, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो आंसर हमारा हो गया सेकंड। ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। बाकी तो टाइम की डायमेंशन होती है, स्पीड की डायमेंशन होती है। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंगल तो किसके इक्वल हो गई, डायमेंशनलेस क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन ए सिलेंडर मेड ऑफ कॉपर इज हीटेड मैक्सिमम परसेंटेज चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन। तो याद करो बच्चों, जब भी आप एरर वाले क्वेश्चंस करते हो तो जो पावर होती है वो हमेशा आगे आती है। तो वॉल्यूम में पावर चलती है 3, एरिया में पावर चलती है 2 और लेंथ में पावर चलती है 1। तो जिसकी पावर आगे ज्यादा आ रही होगी इसका मतलब है उसमें एरर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप सीधे बता सकते हो यहाँ पे कि सबसे ज्यादा जो एरर मिलेगी बच्चों वो आपको मिलेगी वॉल्यूम में। 17 अगेन एरर का क्वेश्चन है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए स्ट्रिप, ये गिवन है आपको, और उसके बाद आपसे पूछा है मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन इट्स वॉल्यूम। तो अगर आपसे बात की जाए कि किसी भी स्ट्रिप का वॉल्यूम लिखना है तो वो हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू उसकी थिकनेस। तो पहले हम बात करें ट्रू वैल्यू कितनी आएगी, तो L की जो ट्रू वैल्यू है 100, B की वैल्यू हो गई 10 और यहाँ पे आपकी थिकनेस की वैल्यू भी हो गई 10। तो इन वैल्यूज को अगर रखा जाए तो 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो यह आंसर आ गया आपका 1 4 टाइम्स 0। ये वॉल्यूम आया आपका, और यूनिट भी अगर देखी जाए तो सारी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब। एरर को देखते हैं, तो V का अगर हमने लिखा है रिलेटिव एरर तो डेल्टा V अपॉन V। L में रिलेटिव एरर डेल्टा L अपॉन L, मल्टीप्लाई एरर, रिलेटिव एरर हमेशा क्या करनी है, प्लस करनी है, डेल्टा B अपॉन B। थिकनेस के लिए डेल्टा T अपॉन T। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। सारी वैल्यूज आपको गिवन है या V आप फाइंड कर चुके हो, हमें चाहिए डेल्टा V की वैल्यू। तो V को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें आप सारी वैल्यूज पुट करें और सॉल्व करने पर हम देखते हैं अभी आंसर क्या आता है, डेल्टा B बाई B डेल्टा T बाई T। तो सबसे पहले V का आंसर आपका ये 4 टाइम्स 0। डेल्टा L लेंथ में कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय 100। बिट्स में अगर हम देखें तो 0.1 डिवाइडेड बाय 10। थिकनेस में अगर देखें तो 0.2 डिवाइडेड बाय 10। ये 10,000 है बच्चों, इसको अंदर लाके आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आता है आपका 310। सॉल्व आप कर लीजिए, कैलकुलेशन छोड़िए आपके लिए। तो आंसर आएगा इसका बच्चों 310 310 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये नंबर है लेस देन 1। लेस देन 1 में डेसिमल के जो बाद में फर्स्ट जीरो आते हैं ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते हैं, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर है ओनली 2। सेकेंड ऑप्शन में अगर देखें तो ये पावर को भी हम यहाँ पर सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं। तो ये चारों जो डिजिट है यह है आपकी नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट यानी कि इसमें आ रही है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ देखें नंबर ग्रेटर देन 1 है तो जो नॉन जीरो है इसके बीच के आने वाले जीरो तो काउंट होते ही होते हैं, और ट्रेलिंग जीरोस लास्ट वाले जीरो भी काउंट होते हैं, यानी सारे सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 3 6 और 2 8, यहाँ पर है 8 सिग्निफिकेंट फिगर। ये नंबर भी आपका फर्स्ट ऑप्शन की तरह ही है, ये काउंट नहीं होंगे। इसके भी कितने आंसर है, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इट मींस करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, जिसमें आ रहे हैं आपके 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
क्वेश्चन नंबर 19, द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डिराइव विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। तो जो एप्लीकेशंस होती है डायमेंशन की, जिसमें हम रिलेशंस को डिराइव करते हैं बच्चों, उसकी लिमिटेशंस भी होती है। लिमिटेशंस में हम बोलते हैं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली क्वांटिटी को हम डिराइव नहीं कर सकते, उनको बच्चों केवल डायमेंशनली हम चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप एलिमिनेट कर दो थर्ड ऑप्शन को और एक एलिमिनेट कर दो ये सेकंड और फर्स्ट की भी बात करते हैं। सेकंड और फर्स्ट में अगर आप देखें तो हम ये भी बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इन फंक्शंस को भी हम डायमेंशनल मेथड से डिराइव नहीं कर सकते क्योंकि खुद डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो हम कंपेयर किससे कर पाएंगे। तो सेकंड और फर्स्ट में आपको दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आपका फर्स्ट में, और सेकंड में दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल। ले देके जो आपका बचता है वो फोर्थ ऑप्शन mv²/r, क्योंकि लिमिटेशंस में आप बोलते हो कि डिपेंडेंसी होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन टाइप की और 3 क्वांटिटीज पर डिपेंड करे। तो दिख रहा है 3 क्वांटिटीज mv और r, तो यही फॉर्मूला आपका यहाँ पे डायमेंशनली हम डिराइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एन इक्वेशन इज गिवन हियर p + a/v² v - b इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट। b प्रेशर है, v वॉल्यूम है, a और b कांस्टेंट्स है, तो हमें डायमेंशन फाइंड करनी है बच्चों a/b² की। तो सबसे पहला काम करते हैं हम कि इनकी इंडिविजुअल डायमेंशन देखते हैं a और b की क्या आएंगी। तो हम बोल रहे हैं सबसे पहले वॉल्यूम को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो b के साथ, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग दो क्वांटिटी को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब उनकी डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। तो b को अगर आपने वॉल्यूम के साथ सब्ट्रैक्ट किया है, इट मींस b की जो डायमेंशन होनी चाहिए वो वॉल्यूम के इक्वल होनी चाहिए, और वॉल्यूम की जो डायमेंशन होती है वो होती है L3। सिमिलरली आ जाओ यहाँ पे p को ऐड कर रहे हो आप a/v² के साथ में, p को यानी प्रेशर को ऐड कर रहे हो a/v² से। इट मींस a/v² की जो डायमेंशन है, a/v² की जो डायमेंशन है वो होनी चाहिए आपकी प्रेशर की डायमेंशन के। और प्रेशर की अगर डायमेंशन देखी जाए तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट से m1 L-1 एंड T-2। वॉल्यूम का स्क्वायर मतलब L³ का स्क्वायर, L की पावर 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A की जो डायमेंशन बनेगी आपकी m1 क्रॉस मल्टीप्लाई होके L की पावर 6 और -1 मिलके बनेगा L की पावर 5 T की पावर -2। तो A और B दोनों की इंडिविजुअल डायमेंशन बच्चों हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हमें चाहिए यहाँ पे रिजल्ट A की डायमेंशन अपॉन B² का रिजल्ट। तो A की डायमेंशन तो है m1 L⁵5 T⁻² B² यानी B में आया था L³ का भी स्क्वायर, तो L की पावर 6। L की पावर 6 जब आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो -6 होगी और वो +5, तो आपका यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा बच्चों m की पावर 1 एज इट इज, L की पावर -1 एंड T की पावर -2। तो चेक कर सकते हैं कि प्रेशर के इक्वली आ रहा है। ऑप्शन में अगर देखा जाए m की पावर 1 L की पावर -1 और T की पावर -2, तो फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट है किसी भी थिन स्टील वायर का डायमीटर मेजर कर रहा है यूजिंग स्क्रू गेज, जिसका लीस्ट काउंट गिवन है आपको 0.002 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग दी हुई है मिलीमीटर में 6 मिलीमीटर, एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 25 डिविजन्स अबाव द रेफरेंस लेवल, और स्क्रू गेज की जीरो एरर दी हुई है -0.004 सेंटीमीटर। तो करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल क्या होगा। तो रीडिंग के लिए जो बच्चों फॉर्मूला होता है यहाँ पर, चाहे वर्नियर कैलिपर होता है चाहे स्क्रू गेज होता है, दोनों में मिलता जुलता फॉर्मूला चलता है। यहाँ पर जो आता है आपका सबसे पहले आता है मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस जो भी नंबर ऑफ डिविजन्स आपके कोइंसाइड हुए हैं वो। वर्नियर कैलिपर में ये वर्नियर के स्केल काउंट किए जाते हैं, यहाँ पे सर्कुलर के स्केल काउंट हुए। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हो आप लीस्ट काउंट, और जीरो एरर को रिमूव करने के लिए माइनस का जीरो एरर। जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में डाटा दिए हुए हैं वो डाटा सारे के सारे आप यहाँ पे पुट करिए। अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को जो आती है, डाटा पुट तो कर लेते हैं लेकिन अगर डाटा में अगर आप देखो यहाँ पर तो ये जो रीडिंग दी हुई है मिलीमीटर में, बाकी ये जो रीडिंग चल रही है सेंटीमीटर में, और ऑप्शन चल रहे हैं मिलीमीटर में। तो हम सबसे बड़ा काम क्या करें कि सारी रीडिंग्स को मिलीमीटर में लेके चलें।
या फिर सारी रीडिंग को सेंटीमीटर में लेके चलो, लास्ट में फिर कन्वर्ट कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले से सबको मिलीमीटर लेके चल रहे हैं। तो मिलीमीटर में आपका मेन स्केल की रीडिंग तो डायरेक्ट दिखी हुई है 6 मिलीमीटर, प्लस ये डिवीजन जो आपको दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 25, तो 25 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट आपको मिलीमीटर में लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका 0.02 मिलीमीटर, माइनस ऑफ माइनस, जीरो एरर आपको माइनस में दी हुई है, ये हो जाएगी आपकी 0.04 मिलीमीटर। तो इस पूरे को जब सॉल्व करें तो यहां से ही आएगा आपका 0.5 और वो 0.04 और चल रहा है, तो ये ऐड होके हो जाएगा आपका 6.54 मिलीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड 6.54। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बिल्कुल बस वैल्यूज थोड़ी सी अगर डिफेंड कर दे तो नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। 22 यहां पर दिया है कोई भी नया सिस्टम इन अ न्यू यूनिट सिस्टम, तो यूनिट ऑफ मास 10 kg, unit of length is taken as 100 meter and unit of time is taken as 1 minute. What is the weight of a body in this system? Weight, अगर weight की बात की जाए तो एक तरह का force mg, यानी कि सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस के लिए होता है बच्चों कि आपको डायमेंशन लिखनी होती है, तो आप डायमेंशन लिखोगे वेट की, तो यानी कि फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t की पावर -2। उसके बाद में यहाँ पर कन्वर्जन में जो फॉर्मूला यूज में लिया जाता है वो लिखा जाता है n2 n1 m1 अपॉन m2 पावर x, l1 अपॉन l2 पावर y, t1 अपॉन t2 पावर z। अब ये x y z जो होती है डायमेंशन ही होती है, m के ऊपर आपका x की वैल्यू यानी 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी और t की वैल्यू z यानी कि -2 आ जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इन्होंने पूछा है कि जो 10 न्यूटन दिया हुआ है वो 10 न्यूटन की वैल्यू इस सिस्टम में यानी नए सिस्टम में क्या होगी। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया कि आपको 10 यानी कि नंबर दिया हुआ 10 और 10 के साथ जो यूनिट है बच्चों वो है न्यूटन, न्यूटन मींस MKS सिस्टम। तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम हो गया MKS। तो मास की यूनिट आ गई बच्चों केजी, लेंथ की यूनिट आ गई बच्चों मीटर और टाइम की यूनिट आ गई बच्चों सेकेंड, MKS न्यूटन। पावर मास के ऊपर 1, लेंथ के ऊपर भी 1 और टाइम के ऊपर पावर बच्चों -2। अब आते हैं सेकंड यूनिट सिस्टम जो इन्होंने हाइपोथेटिकली लिया है, ऐसा कुछ होता नहीं है यानी कोई भी नया सिस्टम जो माना है। तो मास लिखा हुआ है इन्होंने 10 kg, लेंथ को बच्चों इन्होंने लिया है 100 मीटर और टाइम को इन्होंने लिया है 1 मिनट, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। केजी से केजी कैंसिल आउट हुआ, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हुआ, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हुआ, जो भी मिलेगा आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। तो 10 1/10 की पावर 1 मीन्स 1/10, 1/100 की पावर 1 मीन्स 1/100। यहां आ जाओ 60 की पावर -2, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो पावर +2 हो जाएगी। तो 60 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 3600। बड़ी अच्छी कैलकुलेशन है, 10 से 10 कैंसिल, ये 00 से 00 कैंसिल, फाइनल आंसर N2 का जो आया वो आया 36। इट मीन्स 10 यूनिट जो 10 न्यूटन है आपकी वैल्यू वो 36 यूनिट्स के इक्वल होगी, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायमेंशनली डिराइव करने वाला। इफ पावर p, वेलोसिटी v and time t are taken as fundamental units, then the dimension of mass are। तो पहली बात तो हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं कि फंडामेंटल तो हमारे जो फिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन तो कुछ भी बनाया जा सकते हैं। अगर हम फंडामेंटल चेंज कर देंगे तो जो डिराइव होते थे वो फंडामेंटल आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होंगी वो फिर डिराइव बन जाएंगी आपकी। तो चलते हैं, मास की डायमेंशन चाहिए, मास की डायमेंशन चाहिए यानी ये इन सब पे डिपेंड करेगी। तो हमने मान लिया कोई भी k कांस्टेंट p और किस पर डिपेंड करेगी, वेलोसिटी v और टाइम t। पावर ले लेंगे इनकी x y z, हमें नहीं पता डिपेंडेंसी किस टाइप की है। यहाँ पर जो k होता है वो होता है आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जो भी इनकी ओरिजिनल डायमेंशन है वो हम पुट कर लेते हैं, m की पावर 1, l रेज़ टू पावर 0, t रेज़ टू पावर 0। p का मतलब है पावर, पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, m1 l2 t पावर -3 पावर x, v वेलोसिटी l1 t -1 पावर y, t टाइम t की पावर 1 z। उसके बाद क्या करते हैं, पावर को अंदर लेके आते हैं और जहां पर बेस सेम होता है उनकी पावर हमारी ऐड हो जाती है। तो m कहीं भी नहीं आ रहा, केवल यहीं पर एक में दिख रहा है फर्स्ट, तो m रेज़ टू पावर x,
एल के ऊपर जो पावर है वो तो हो गई यहाँ से 2x, यहाँ से आएगी आपकी +y और लास्ट में कुछ है ही नहीं तो एल भी आ गया। टी के ऊपर आ जाओ, पावर आएगी -3x, फिर पावर आएगी -y, फिर पावर आएगी +z। अब आप कोई भी रिलेशन अगर निकाल रहे हो यानी कि ये इनके ऊपर डिपेंड कर रही है तो ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड की डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं। तो m को m से जब कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट आ गया x = 1। नेक्स्ट l को कंपेयर करेंगे तो 2x + y = 0। x की वैल्यू 1 आ चुकी है, अब यहाँ पे पुट करिए x की जगह, तो जैसे ही 1 पुट करेंगे तो 2 आगे ट्रांसपोज होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो x की वैल्यू 1 आ चुकी है, y की वैल्यू -2 आ चुकी है। t को कंपेयर करते हैं बच्चों, -3x -y + z = यहाँ भी t की पावर क्या आ रही है बच्चों, 0। x और y की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, इन्हें पुट करिए तो ये हो गया -3, x की वैल्यू 1, माइनस यहाँ करोगे तो माइनस +2 + z = 0। -3 + 2 आएगा आपका -1, उधर जाके ये हो जाएगा +1, तो z की वैल्यू +1। ऑप्शन में चेक करिए कि x यानी p के ऊपर पावर आनी चाहिए थी 1, p के ऊपर पावर 1 चारों ऑप्शंस में आ रही है, v के ऊपर पावर -2, v के ऊपर पावर -2 केवल एक ही ऑप्शन में आ रही है, t के ऊपर पावर z वो भी 1 आनी चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका 4th। ये तो होता है पूरा सॉल्व करने का तरीका। आप ऑप्शन से भी अगर सॉल्व करते तो हो सकता है कि टाइम लग जाए, बस आप करोगे क्या, बस p की जो डायमेंशन है, v की जो डायमेंशन है, t की जो डायमेंशन है वो पुट करिए, इनकी पावर के साथ पूरा इनको अरेंज करिए। अगर ये पूरा सॉल्व करके मास की डायमेंशन के इक्वल है तो यही आंसर है। अब देखो गड़बड़ क्या है, 4th ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन आपका, तो आप पहला भी चेक करो, सेकंड ऑप्शन भी चेक करोगे, थर्ड भी करोगे, 4th पे जाके आंसर, टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आपको ये मेथड पता है तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एरर का क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C, D आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1%, 2%, 1% एंड 0.5 रेस्पेक्टिवली, और P को कैलकुलेट किया हुआ एक फॉर्मूले से, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन P क्या होगी। तो देखें अगर इसमें तो P में अगर आप लिखो पहले रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर तो डेल्टा P/P, हमें चाहिए परसेंटेज तो हम मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं ए पे कोई पावर नहीं है तो डायरेक्टली आप बोलो डेल्टा A/A, परसेंटेज मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए। बी के ऊपर जो पावर है, पावर एरर में हमेशा आगे आती है, तो पी की पावर जो थी हाफ, रूट बी का मतलब b⁻½ पावर आगे आ जाएगी, डेल्टा B/B, परसेंटेज के लिए इसको भी मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए। सी के ऊपर पावर दी हुई है 2/3, तो यहाँ पर भी पावर आगे आएगी 2/3, डेल्टा C/C, इसको भी मल्टीप्लाई 100 करते हैं। लास्ट में डी के ऊपर कोई पावर नहीं है तो डेल्टा D/D मल्टीप्लाई 100। डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ भी हो, रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर्स को हमेशा आपको ऐड करते हुए चलना होता है, क्योंकि मैक्सिमम एरर आपको कैलकुलेट करनी होती है। तो देखो यहाँ पर ए में परसेंटेज एरर, बी में परसेंटेज एरर, सी में परसेंटेज एरर, डी में परसेंटेज एरर, क्वेश्चन की लैंग्वेज में गिवन है, तो केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। तो ए की परसेंटेज एरर बच्चों दी हुई है 1%, यहाँ पर हाफ, ये एरर दी हुई है 2% प्लस 2/3, ये एरर दी हुई है आपको यहाँ पे 1% प्लस डी में आपको एरर दी हुई है 0.5%। तो सारी आपको एरर गिवन है, अगर इनको सॉल्व करके देखा जाए फिर देख करें अगर आंसर कितना आता है। तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो 1 और 1 तो 2%, तो ये हो गया, और उधर से अगर देखा जाए तो वो हो गया 2.5 प्लस, और ये दी हुई है आपकी 2/3 परसेंटेज में। तो इसको सॉल्व करके अगर आप चेक करेंगे तो आंसर जो आपको मिलेगा वो एलसीएम भी ले सकते हैं आप, यहाँ से ही आएगा आपका 25.10, 2.5 था तो उसको 25/10 लिखे, और फिर 2 से अगर 5 से कैंसिल करें तो आपका बनेगा यहाँ पे 25/10, जब लिख रहे हो तो 5/2, और 5/2 को जब एलसीएम लेंगे तो 15/4, तो ये आंसर बनेगा आपका 19/6%। कैलकुलेशन केवल। वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन देखते हैं। The main scale of vernier caliper has 2 division per centimeter, ये लाइन, n division of vernier scale coincides with n-2 divisions of main scale, least count of vernier caliper। तो इसके लिए भी अगर एक फॉर्मूला देखा जाए तो वो होता है ऐसा कुछ कि नंबर ऑफ डिविजन्स जो लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं वर्नियर के माइनस मेन के डिवाइडेड बाय फिर वर्नियर के।
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 ईयर के दिए हुए हैं n, तो n में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है n-2 को, डिवाइड में n, मल्टीप्लाई यहाँ पर किया जाता है 1 मेन स्केल डिवीजन, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा। तो यहाँ दिया हुआ है 2 डिवीजन पर सेंटीमीटर, यानी 2 डिवीजन है 1 सेंटीमीटर में, तो एक डिवीजन कितने में होगा 1/2 सेंटीमीटर में, तो यह आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। यहाँ से n और -n कैंसिल होगा, +2 ये 2 से कैंसिल होगा, फाइनल आंसर बनेगा आपका 1/n सेंटीमीटर। 26 क्वेश्चन, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है किसी भी मूविंग पार्टिकल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट 3 सेकंड इज, तो वीटी ग्राफ से अगर हम एरिया निकालते हैं तो बच्चों हमें मिलती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब कब जब डिस्टेंस और कब डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि दोनों एरिया को अगर आप पॉजिटिव लेके चलते हो, ऐड करते हुए चलते हो, तो डिस्टेंस होता है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव। तो अभी हमें इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड, यानी ये एरिया भी आप पॉजिटिव लोगे और ये वाला एरिया भी पॉजिटिव लोगे, तो दोनों एरिया कैलकुलेट करने हैं डिस्टेंस के लिए। तो अगर यहां से देखा जाए डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये एरिया हो गया आपका हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस नीचे वाला ये एरिया हाफ 2 से 3 तक का बेस यानी 1, और हाइट हो गई आपकी 4, तो 2 से 2 ये कैंसिल 4 और 2 से ये, तो यहाँ पे टोटल आ गया 6, तो आंसर हो गया आपका 6 मीटर। वीटी ग्राफ का एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा, स्लोप एक्सेलेरेशन। क्वेश्चन नंबर 27, a particle moves along straight line such that its position is given by, आपका पोजीशन गिवन है टाइम के साथ में, फाइंड इट्स पोजीशन ही फाइंड करनी है, लेकिन कब, जब एक्सेलेरेशन 0 हो गया हो, तो आपको पहले वो टाइम फाइंड करना पड़ेगा जब एक्सेलेरेशन 0 हुआ होगा, और उस टाइम को हम क्या करेंगे इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x गिवन है आपको, तो v फाइंड कर लेते हैं dx/dt करते हुए, तो t क्यूब में 3 पावर आगे आएगी, ऊपर 3 - 1 यानी कि t², माइनस ये 2 पहले से कांस्टेंट और पावर भी आगे आएगी, तो 2 2 जा 4 और t की पावर हो जाएगी 2 - 1 मीन्स केवल 1, और 5 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों 0। a फाइंड करना है, a के लिए आप बोलोगे अगेन डिफरेंशिएट करो, लेकिन v का dv/dt 3t², 2 पावर आगे आएगी 6 और ये t का 1 हो जाएगा, ये बचेगा ओनली 4, तो माइनस का 4, इसको क्या करना है आपको बच्चों 0 करना है, क्योंकि एक्सेलेरेशन जब 0 होगा, कब 0 होगा, वो टाइम यहां से मिलेगा। t की वैल्यू बच्चों है 4/6, इट मींस 2/3 सेकेंड। इस टाइम की वैल्यू पर एक्सेलेरेशन हुआ 0, तो पार्टिकल किस पोजीशन पे है हमें ये बताना है। तो क्या करें हम, जो भी t की वैल्यू आई है जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें पुट कर दें, तो x इक्वल टू हमें बताना है 2/3 पर, तो 2/3 का क्यूब -2, t का स्क्वायर यानी 2/3 का स्क्वायर, और ये करना है हमें +5। तो x की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज पुट करके हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके हम चेक करते हैं क्या आता है। तो 2 का क्यूब है 8, 3 का जो क्यूब बनेगा वो बनेगा आपका 27, माइनस यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर 9, और ये इधर से +5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके जो आपका आंसर आता है इसमें वो आता है 119/27। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, y का एक रिलेशन दिया हुआ है और पूछा है कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है। तो मैं आपको एक रिजल्ट याद दिलाना चाहता हूं, पहले तो कई बच्चों को याद भी करवा दिया जाता है ये भी, कि y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इस तरह का अगर कोई रिलेशन दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो बोल दिया जाता है कि √a² प्लस b²। ऐसे ही पूछ दिया जाए कि मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो बाहर माइनस लगा देते हैं, √a² प्लस b²। हमसे अभी पूछिए बच्चों मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन x का कॉफिशिएंट है √3, तो आपको क्या करना है, √3 का स्क्वायर मीन्स 3, √2 का स्क्वायर मीन्स 2, तो आंसर आएगा √5 मैक्सिमम वैल्यू। डायरेक्टली रिजल्ट याद करने के लिए सबको बोला जाता है। 29,
The velocity of train decreases uniformly from 50 km per hour to 10 km per hour in 2 hours. The distance traveled by the train during this process. तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली वर्क दिया हुआ है, यानी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन. कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए जब डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो अगर आपको a की वैल्यू पता ना हो तो भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं u प्लस वी बाई टू मल्टीप्लाई टी. और कोई बोले कि नहीं सर हमें फॉर्मूला ये भी याद नहीं है, तो इक्वेशन तो सबको याद रखनी पड़ती है. तो आप पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि आपको u और v दोनों दिए हुए और टाइम दिया हुआ है, उसकी हेल्प से पहले a निकालोगे और a निकालने के बाद में आप सेकंड या थर्ड किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करोगे. तो लेंथी मेथड. तो हम बोलते हैं बच्चों ये वाला इक्वेशन या फॉर्मूला भी आप लर्न करके रखें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहता है. u की वैल्यू आपकी है 50, बाद में हो गई 10 डिवाइडेड बाई 2 और टाइम की वैल्यू है 2 आर. तो बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन बनती है. देखो 2 से 2 कैंसिल, 50 प्लस 10 मीन 60 और आंसर भी दे रखे हैं किलोमीटर, यानी कि कोई यूनिट का कन्वर्जन नहीं करना. तो आंसर 60 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 3%, तो 3% तो रेडियस में है और लेंथ में गिवन है आपको 1%, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एल. तो v में एरर डेल्टा v बाई वी परसेंटेज बताना है, मल्टीप्लाई 100. पाई कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होती. आर स्क्वायर पावर 2 आगे आएगी, 2 डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाई 100. मल्टीप्लाई है तो यहाँ प्लस करेंगे रिलेटिव में, और एल की रिलेटिव एरर डेल्टा एल बाई एल, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100. ध्यान से देखो, आपको रेडियस की परसेंटेज और लेंथ की परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन में, तो पुट करें और सॉल्व करें. तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस में आपको दिया हुआ है 3% और लेंथ में अगर आपको दिया हुआ है 1%, तो ये हो गया 3 2 जा 6 और प्लस 1 मीन 7%. 7% फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन डायमेंशन का ही क्वेश्चन है. आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है स्ट्रेन अपॉन स्पीड के होल क्यूब का. तो सबको पता होना चाहिए जो स्ट्रेन होती है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, या तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम लिखा जाता है. तो स्ट्रेन है डायमेंशनलेस क्वांटिटी. तो अपॉन में केवल स्पीड, और स्पीड की पावर आपको करनी है 1/3. तो एक तरह से 1 अपॉन स्पीड हो गया L1 t की पावर -1 पावर 3. तो ये L की पावर क्यूब ऊपर जाएगा तो L की पावर -3, t की पावर -3 जब ऊपर लेके जाओगे तो t की पावर +3, और m की पावर तो 0 रहेगी रहेगी. तो ऑप्शन में हम चेक कर सकते हैं कि L की पावर -3 और t की पावर +3, सेकंड ऑप्शन. 32, किसी भी सर्कल की रेडियस गिवन है 1.21 मीटर. एरिया ऑफ द सर्कल हमें यहाँ पे फाइंड करना है यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स. सिग्निफिकेंट डिजिट्स की टर्म्स में. तो देखो सिग्निफिकेंट डिजिट का तो रोल इसलिए खत्म हो गया यहाँ पर, क्योंकि हर ऑप्शन में देखो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर दे रखे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं बजा इस क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट का. तो सीधे आप तो क्या कर सकते हो, बस एरिया बोलो. एरिया क्या आना चाहिए, तो वह आना चाहिए पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू हो गई 3.14 और आर की वैल्यू हो गई आपकी 1.21 मल्टीप्लाई 1.21. फाइनली सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4.60. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स हैज शॉर्टेस्ट रेंज. सबसे शॉर्टेस्ट रेंज का फोर्स कौन सा होता है यहाँ पे, तो वो होता है सीधे सबको पता है वीक न्यूक्लियर फोर्स. इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10⁻16 मीटर तक की. कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, फिजिकल वर्ल्ड का क्वेश्चन है, सिंपल सा. स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना पड़ता है सबको. डायमेंशन का क्वेश्चन, कोई भी एक रिलेशन गिवन है उसमें आपको ओमेगा अपॉन के की डायमेंशन फाइंड करनी है. y और x पोजीशन है, t आपका टाइम है. तो सबसे पहली बात तो ये कि जो पूरा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं ना बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस होता है आपका. और इसके आर्ग्यूमेंट्स मतलब ये वाली टर्म्स जो हम लिख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर टी, ये वाली टर्म्स, ये भी क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है. अब आप बोलोगे सर टी तो टाइम दिया हुआ है, तो फिर ये डायमेंशनलेस के मैंने कहा कंप्लीट क्वांटिटी बच्चों, ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, कंप्लीट डायमेंशनलेस. तो आप सीधे कह सकते हो ओमेगा स्क्वायर टी जो होता है वो होता है डायमेंशनलेस. m0 l0
t0। मुझे ओमेगा की डायमेंशन फाइंड करनी है पहले, तो t इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा t की पावर -1। इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी t की पावर -1। रूट ले लोगे आप तो ओमेगा की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी t की पावर -½ सबसे पहला काम ओमेगा की डायमेंशन। नेक्स्ट आते हैं, अब बात करते हैं x अपॉन रूट के, ये भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। तो x अपॉन रूट के डायमेंशनलेस, ये पूरा आपको लिख के बताना है इसलिए हम लिख रहे हैं, अदरवाइज तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे, क्योंकि अगर t टाइम होता है तो ओमेगा स्क्वायर 1/t होना ही चाहिए ताकि वो t से t की डायमेंशन को कैंसिल आउट करे और डायमेंशनलेस बन जाए, तो मैं डायरेक्ट भी आंसर दे सकता था। सिमिलरली x अपॉन रूट के, तो रूट के की डायमेंशन x के इक्वल होनी चाहिए ताकि दोनों डायमेंशन कैंसिल आउट होकर ये क्या बना दे, डायमेंशनलेस बना दे। फिर भी अगर हम देखें यहाँ से तो आप बोलोगे कि यहाँ पे रूट के उधर जाएगा तो रूट के की जो डायमेंशन बननी है वो बनेगी आपकी x की डायमेंशन के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं, और k की अगर डायमेंशन हमें चाहिए तो वो बनेगी x स्क्वायर की डायमेंशन के, x मतलब लेंथ है तो l स्क्वायर। अब आप ऑप्शन में चेक करिए, पहले पूछा है ओमेगा अपॉन के, फिर ऑप्शन को देखते हैं, तो ओमेगा अपॉन के की डायमेंशन, तो ओमेगा की जो डायमेंशन है बच्चों वो है t की पावर -½ और k की डायमेंशन है l स्क्वायर, तो l स्क्वायर ऊपर जाएगा तो l की पावर तो होनी चाहिए -2। अब l की पावर -2 अगर देखें तो देखो इन दोनों में तो है ही नहीं, वैसे ही इन दो में दी हुई है और वो भी -2 तो यहीं दी हुई है, तो यही आंसर हो गया आपका। और चेक भी कर लो t की पावर भी क्या आनी चाहिए थी, -½ बिल्कुल आ रही है, ये दिख रहा है इसमें आपको। 35 स्टैंडर्ड रिजल्ट सबको याद रखना पड़ता है, लेंथ की लार्जेस्ट जो यूनिट होती है वो पार्सेक की होती है, तो अगर आपको सबको पता हो कि जो 1 पार्सेक होता है आपका वो होता है 3.26 लाइट ईयर के, तो अगर मैं पूछूं 2 पार्सेक कितना होगा फिर, तो 2 इंटू 3.26 लाइट ईयर, ये वैल्यू बन गई आपकी कितनी, 6.52। आपसे यही तो पूछा n की वैल्यू कितनी है, तो कंपेयर करोगे यहां से तो n की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी बच्चों 6.52। 36 The graph of velocity position of particle is shown in figure. Plot corresponding acceleration position graph. अब या तो इस क्वेश्चन को पूरा लेंथी मेथड से सॉल्व किया जाए, या मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ग्राफ अगर दिए हुए हैं तो ग्राफ को हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं, यानी एलिमिनेशन मेथड देखें। तो देखो Vx ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, अगर मैं एक्सेलेरेशन की बात करूं ना बच्चों तो वो एक्सेलेरेशन होता ही है v dv/dx, अगर v और x का रिलेशन पता हो तो सीधे देखो आपकी dv/dx जो है यानी कि स्लोप, तो स्लोप तो हमेशा नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव में आ रही है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मिलके आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए, यानी एक्सेलेरेशन जो आना चाहिए वो नेगेटिव में आना चाहिए, तो नेगेटिव में आना चाहिए, इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन वैसे ही हट गया आपका, थर्ड ऑप्शन भी वैसे ही हट गया। अब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन, दो ऑप्शन बचते हैं बच्चों केवल। अब ध्यान से देखो और कि पॉजिटिव नेगेटिव तो है, यानी कि नेगेटिव तो आना चाहिए, तो नेगेटिव यहाँ भी है और नेगेटिव यहाँ पर भी है। अब ये देखो कि स्लोप तो हमेशा कांस्टेंट है और v की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, यानी एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए मैग्नीट्यूड की टर्म्स में, डिक्रीज होना। यहाँ तो एक्सेलरेशन को आप नेगेटिव में इंक्रीज कर रहे हो, यहीं पर आ रहा है देखो आप। चलो दूसरा तरीका भी देखो, यहाँ आकर v क्या हो गया, 0 हो गया, तो जैसे v को 0 करोगे तो एक्सेलरेशन को भी क्या करना पड़ेगा, आपको 0 करना पड़ेगा। यहाँ तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ नीचे जा रहा है, कभी 0 हो नहीं सकता, यहाँ पर 0 हो रहा है, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन। सबसे अच्छा तरीका होता है ऐसे ही ग्राफ को चेक करना, और नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, v और x की टर्म्स में कोई भी एक इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन लिखने के बाद में फिर आप वही v dv/dx लगा के उसको सॉल्व करोगे, तो काफी लेंथी मेथड होगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको गिवन है, एक्स एक्सिस पर ही पार्टिकल मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है बच्चों 6 मीटर पर सेकंड, तो आपको वेलोसिटी बतानी है 2 सेकंड पर क्या होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले भी बच्चों हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, हमने कहा था जब भी 80 ग्राफ गिवन होता है तो उससे हमें मिलती है चेंज इन वेलोसिटी, कैसे, एरिया लिखकर, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। अब वहां पर तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन यहाँ नहीं है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुली रहना पड़ेगा। तो आप पहले तो बोलो t इक्वल टू 2, तो 0 से 4, तो 2 यहाँ कहीं होगा, तो 2 यहाँ कहीं होगा, तो उस टाइम अगर हम चेक करें कि a की वैल्यू क्या होगी, तो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बात कर रहे हो आप, 0 से 4 के बीच में 2 है,
तो 0 से 2 के बीच में यहाँ क्या होना चाहिए, 1 ही तो होना चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट। तो कोई कैलकुलेशन ज्यादा करनी नहीं थी, तो यहां से यहां तक की बात करनी है आपको। तो आपको जो एरिया फाइंड करना है ना, वो ये वाला एरिया सारा फाइंड करना है 0 से 2 सेकंड के बीच में। और यही हमें क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल। एरिया अगर देखो तो पहले ऊपर ट्राइंगल को देख लो, ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ, 1 से यहाँ पे अगर जो बेस देखोगे तो वो 2 के इक्वल है, और 1 से 2 के बीच की हाइट देखोगे तो वो 1 के इक्वल है, फिर प्लस ये वाला बनेगा आपका एक रेक्टेंगल 2 इंटू 1। तो देखो 2 से 2 तो ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 2 और 1, तो टोटल जो बना ये बना 3। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको 3 आंसर पे टिक नहीं करना है, और है भी नहीं ऑप्शन में, बहुत बढ़िया बात। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो v फाइनल इक्वल टू 3 प्लस v इनिशियल, उधर जाएगा कितना है 6, तो फाइनल आंसर आएगा 9 मीटर पर सेकेंड। 9 मीटर पर सेकेंड इज फर्स्ट ऑप्शन। 38. The viscous force acting between liquid layers of area A is given as F equal to minus eta A dV by dx. If dV has dimension of speed and dx as dimension of distance, तो डायमेंशन ऑफ ईटा की पावर 3/2। तो देखो इसी फॉर्मूले से हर क्लास में हर टीचर जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन सॉल्व करना सिखाता है। अगर किसी को डायरेक्टली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन पता हो, वो होती है m1 l-1 t-1। तो ऑप्शन में तो देख के हम वैसे भी टिक कर लेंगे। पावर क्या करनी है उसकी, 3/2 करनी है, तो हर के ऊपर पावर 3/2 और कर लो। तो m की पावर दिख रही है 3/2, l की पावर -3/2, t की, आंसर तो आ गया ही है। अब कोई बोले कि सर हमें तो डायमेंशन लर्न है ही नहीं, हम क्या करें? तो आपको ये रिलेशन दिया हुआ है ना, इस रिलेशन में आप डायमेंशन पुट करो सारी। फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2, ईटा आपको चाहिए, ए मतलब आपका एरिया, डीवी को बोल ही रहे स्पीड l1 t-1 डिवाइडेड बाय dx, dx को भी आप कह रहे हो लेंथ। तो देखो यहां से l1 से l1 तो यही कैंसिल आउट हो गया, इनको इस टर्म को आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। एक बार बच्चों थोड़ा सा दोबारा लिख देते हैं इसको, इन टर्म को केवल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन में ये हो गया m1 l1 t-2, डिवाइड करते हैं l स्क्वायर t-1 से, यही क्या बनेगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन। L2 ऊपर जाएगा तो 1 - 2 तो -1 आएगा, t-2 है ऊपर जाएगा +1 करोगे तो -2 + 1 -1, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन आ गई। करना क्या है, इसकी पावर को करना है 3/2, तो इसके ऊपर पावर 3/2, यहाँ पावर 3/2, यहाँ माइनस का 3/2, यहाँ t की पावर -3/2, थर्ड ऑप्शन। बच्चों ये आ गया आपका बाइनोमियल का क्वेश्चन। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, 10,000 माइनस अगर मैं 2 करता हूँ तो यही वैल्यू बनती है 9998 पावर 1/4। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को कॉमन लेके आ रहा हूँ। कॉमन इसलिए लेके आ रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा पता हो कि 1 + -x की पावर n, अगर x जो होता है वो लेस देन 1 होता है तो ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है, और इसको सीधे आप ऐसे लिख सकते हो 1 ± nx। तो इसको जब कॉमन लेके आओगे बाहर तो पावर है 1/4, तो इसकी पावर 1/4 का मतलब है आंसर आ जाएगा केवल 10। अंदर आ जाओ, 1 माइनस, कॉमन लेने का मतलब हो गया 2 में आपने इससे इसको डिवाइड किया है, पावर 1/4। तो 1/4 जो पावर है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है बस आपको। तो 10, 1 - 2, 4 और आ गया आपका, 2 से 4 1/2 टाइम्स, या ऊपर 0.5 भी लिख सकते हो आप। तो ये हो गया 10, 1 माइनस ये हो गया 0.5। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करके जब लिखोगे तो आंसर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा सेकंड ऑप्शन 9.995। ये वाला क्वेश्चन आपका एरर से, दो रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्ट है, रिलेटिव एरर हमें इनकी फाइंड करनी है। तो रिलेटिव एरर फाइंड करने से पहले अगर देखो फॉर्मूला भी दे दिया इन्होंने, आपकी हेल्प कर दी है ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम ना आए।
तो आप सबसे पहला काम क्या कर सकते हो, पैरेलल का रिजल्ट निकालो कि कितना आएगा ट्रू वैल्यू, तो R1 अपॉन R2 अपॉन में R1 प्लस R2, तो ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट यहाँ पे 100 इंटू 200, और जब प्लस करके लिखोगे तो ये हो गया आपका 300, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो आंसर आ गया 200/3। अब एरर लगानी है हमें, तो एरर के लिए इसका फॉर्मूला जो बनता है आपका 1/RP, ऊपर लिखते हैं एरर, नीचे ट्रू वैल्यू का स्क्वायर, ऊपर लिखते हैं एरर, नीचे ट्रू वैल्यू का स्क्वायर, ऊपर लिखते हैं एरर, नीचे करते हैं ट्रू वैल्यू का स्क्वायर। अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर में आ रहा है आरपी स्क्वायर, लेकिन रिलेटिव एरर जो होती है हमारी वो होती है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, यानी एक आरपी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो डेल्टा आरपी और ये अपॉन आरपी, एक आरपी को आप यहां लेके चले गए और ये टर्म तो सेम, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर, डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। इसमें आप क्या करिए, सारी वैल्यूज पुट करिए। आरपी की वैल्यू जो है वो है 200/3, डेल्टा R1 पहले वाले रेजिस्टेंस में एरर कितनी 2 और नीचे 100 का स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट वाले में एरर 3 अपॉन 200 का होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करके आप चेक करिएगा, आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, सिंपल सी कैलकुलेशन एलसीएम लेकर, जिसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आंसर है 11/600। सिंपल सा कंसेप्ट था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, पार्टिकल ओबेज वीटी ग्राफ एज शोन इन फिगर, एवरेज वेलोसिटी बतानी है फर्स्ट 12 सेकंड और फर्स्ट 24 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ तो पूरा ग्राफ पॉजिटिव में चल रहा है, तो वीटी ग्राफ का जो एरिया लोगे बच्चों तो वही डिस्टेंस देगा, वही डिस्प्लेसमेंट भी देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले पूछा है पहले 12 सेकंड में 12 सेकंड, तो केवल इतना सा एरिया लेना है आपको 12 सेकंड का, तो वो आएगा हाफ बेस इंटू हाइट और डिवाइडेड बाय टाइम कितना बोल रहा है 12, 12 से 12 कैंसिल, 2 से 10, तो ये आ जाएगा 5। इसी तरह से जो नेक्स्ट पूछा है आपसे वो पूछा है टोटल 24 में, तो टोटल 24 में तो टोटल टाइम तो हो गया 24, ये भी वही हाफ बेस हो गया 24 और हाइट हो गई आपकी 10, 24 से 24 कैंसिल, 2 से 10, ये भी 5। दोनों आंसर सेम आने चाहिए, 5 और 5, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, क्योंकि बोल रहा है dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y आपको दिया हुआ है। तो आप देखिए ये है फंक्शन u अपॉन v, डिवाइड वाले फंक्शंस। तो dy/dx का जो तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं और डिनोमिनेटर को ही छोड़ देते हैं, जो बचा उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बचा कौन है, न्यूमिनेटर वाला log x ई बेस, फिर माइनस, अगली बार उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा मतलब log x को छोड़ते हैं और फिर डिफरेंशिएशन करते हैं हम किसका, x का। तो बड़ा अच्छी सी बात ये आई कि डिनोमिनेटर तो सेम चलेगा, ये x आएगा, log x का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो भी आएगा 1/x, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, माइनस यहाँ पे log x ई बेस और x का डिफरेंशिएशन 1, कैंसिल आउट हो गया ओनली 1, तो 1 माइनस log x बेस ई पावर डिनोमिनेटर में x स्क्वायर पे। ऑप्शन में अगर चेक करें तो हमें दिख रहा है यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boat takes 1 hour to travel 4 kilometer forward and 4 kilometer backward in a river when the water is still, यानी कि एक तरह से रिवर फ्लो ही नहीं कर रही, कोई भी बोट एक पॉइंट पे गई और वापस से उस पॉइंट से अपने इनिशियल पॉइंट पर आई, तो 4 किलोमीटर आगे गई, 4 किलोमीटर पीछे आई, ठीक है, और टाइम कितना लिया उसने 1 आवर। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको बोट की वेलोसिटी निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 4 + 4 यानी 8 और टाइम लिया 1, यानी बोट की स्पीड मिल गई आपको 8 किलोमीटर पर आवर, पहला काम। बाद में पूछा है कि हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू मेक द सेम ट्रिप व्हेन रिवर स्टार्ट फ्लोइंग 4 किलोमीटर पर आवर। अगर रिवर भी फ्लो कर रही हो तो सेम ट्रिप यानी जाना और आना, सेम ट्रिप में कितना टाइम लगेगा। तो आप ऐसे बोलते हो कि जब अगर रिवर इधर फ्लो कर रही थी और बोट भी इधर ही जा रही है सेम डायरेक्शन,
ठीक है। तो पहले अगर मैं टाइम t1 मान लूँ इसको, तो इस कंसेप्ट में डिस्टेंस तो कितनी हो गई 4 किलोमीटर, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। वेक्टर फॉर्म से आपको रिजल्टेंट बताना है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 8 ये है और 4 ये है, तो 8 + 4, तो ये आ गया आपका 4/12 आर में, क्योंकि नीचे वैल्यू चल रही है आपकी किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल होगा, आर जाएगा, तो ये आ गया 1/3 आर। 1/3 आर को अगर मिनट में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि ऑप्शन आपके मिनट्स में सेकंड्स में चल रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 20 मिनट्स। ये 20 तो अभी वो आया है जो आप सेम डायरेक्शन में गए, अभी रिवर्स भी तो आए होंगे, तो रिवर्स के लिए आप बोल सकते हो ऐसा कुछ, रिवर्स तो जा रही है इधर और आप आ रहे हो अपोजिट में। इस टाइम को अगर सॉल्व किया जाए तो डिस्टेंस तो अगेन वही 4 किलोमीटर है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, दो वेक्टर अपोजिट एंटी पैरेलल फॉर्म में दिए हुए हैं, रिजल्टेंट इनके सब्ट्रैक्शन से, तो सब्ट्रैक्शन 8 - 4 यानी 4 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर आ जाएगा 1 आवर। 1 आवर मीन 60 मिनट। पहला टाइम लगा 20 मिनट आगे जाने में और 60 पीछे आने में, तो टोटल हो गया 80 मिनट्स। 80 मिनट्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, वेलोसिटी का x के साथ रिलेशन दिया हुआ है, गिवन है, और एक्सेलेरेशन फाइंड करना है पोजीशन के साथ। अगर v और x का रिलेशन दिया होता है तो एक्सेलेरेशन को हम लिख सकते हैं v dv/dx। अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्राफ वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे वो ग्राफ ना देके फंक्शन दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, v तो एज इट इज लिखोगे, तो v तो हो गया 2x⁵3/2। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है d/dx, किसको, इसी को, 2x⁵3/2, तो होगा क्या, ये तो एज इट इज लिख रहे हो आप 2x⁵3/2, यहाँ आ जाओ, ये 2 पावर जो होती है वो बाहर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 × 3/2, और ऊपर जो पावर में करोगे वो करोगे n-1, चेक करते हैं, ये 2 से 2 गया, तो 3 × 2 = 6, 6 तो आएगा ही आएगा, तो आप आंख बंद करके टिक कर सकते हो 6x² को। फिर भी अगर देखें 6x⁵3/2, और यहाँ पे बचेगा 1/2, तो ये प्लस का 1/2, ऐसा कुछ, तो ये हो जाएगा आपका 4/2 यानी 2, तो ये हो जाएगा 6x²। आंसर तो पहले टिक कर दिया है हमने। 45, डिस्प्लेसमेंट एक सर्कुलर आर्क पे मूव करते हुए गया है कोई A to B, ये है आपका पाथ, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये शॉर्टेड डिस्टेंस जो फाइंड करनी है आपको, ठीक है, थीटा एंगल पर। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये एक वेक्टर था, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और एक वेक्टर ये था, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी इन दो वेक्टर का आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल बिटवीन टू वेक्टर है थीटा। तो ऐसे रिजल्ट जो हम लिखते हैं ये होते हैं 2r sin θ/2 सब्ट्रैक्शन में, तो आंसर आएगा बच्चों 2r sin θ/2। एक ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है s, और टाइम इंटरवल दिया हुआ है t। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट डायमेंशनली, डायमेंशनली कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। कोई रिलेशन अगर फिजिकली करेक्ट होता है तो कंफर्म है, डायमेंशनली तो करेक्ट होता ही होता है। फिर भी अगर हम देखें यहाँ पर, तो यह है v + u, यानी ऊपर आएगी आपकी वेलोसिटी, 3 का तो कोई रोल ही नहीं है, तो सामने भी वेलोसिटी एवरेज, तो ये डायमेंशनली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। LHS और RHS में डायमेंशन सेम चल रही है। अगर ये भी देखें तो ये इक्वेशन देखो ऐसी कुछ होती है, सेकंड इक्वेशन जिसको आप बोलते हो हाफ AT², इस नंबर को हटा दो बस, तो भी क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। ये होती है इक्वेशन v² u² + 2as, यहाँ पे 2a/s दिया, यानी ये इनकरेक्ट, तो आंसर हो गया ओनली A and B, डायमेंशनली करेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन इस साल नीट में भी आया था, मैच द कॉलम था, वही यूनिट एंड डायमेंशन लेते हुए। तो कॉलम 1 में कोई फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है और कॉलम 2 में उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे हुए हैं, हमें इनको करेक्ट मिलाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की जो डायमेंशन होती है बच्चों वो होती है m-1 L³ T-2, यानी इसका आंसर तो आना चाहिए था R। अब R जो दिख रहा है वो 3 में दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात कर रहे हो मास डेंसिटी, मास डेंसिटी भी 3 टाइप की होती है, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम। कुछ नहीं बोलते तो इसका मतलब मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम,
एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर डेंसिटी प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो m अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो ऊपर आएगा, तो ये बन गई मास डेंसिटी यानी s। केवल यही दिख रहा है आपको b के साथ, तो यही आंसर है। आगे की कैलकुलेशन नहीं भी करें चल जाएगा काम, फिर भी देखते हैं। पॉइजन्स रेशियो आगे चल के आप पढ़ोगे, फ्लूइड चैप्टर में आता है, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन लेस। नेक्स्ट बात करते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर बोलते हैं, तो पावर की जो डायमेंशन होती है वो Q। तो देख लीजिए आपको यही आंसर करेक्ट बन रहा है हमारा। आगे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग ऑफ मास इज मोस्ट एक्यूरेट। मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग वो होती है जिसमें एरर्स मिनिमम आती है। अगर पूछा होता मोस्ट प्रिसाइज तो आप चेक कर लेते डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट तक कौन जा रहा है, तो थर्ड और फोर्थ दोनों ही दिख जाते हैं फिर तो, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ भी 3 तक है, यहाँ पे भी 3 तक लिख रहे हो आप। लेकिन एक्यूरेट का मतलब है एरर जितनी मिनिमाइज हो सके। तो आपको यहाँ सारे ऑप्शन बच्चों चेक करके देखने पड़ेंगे। इसका जो भी लीस्ट काउंट है वो है 2 यानी 0.01, तो 0.01 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई 100 कर लेना चाहो तो जो भी आंसर आएगा। इसके लिए भी देखो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट यानी लीस्ट काउंट हो गया 0.01, तो इसको भी चेक करोगे 0.01 3.52। इसमें जा रहा है डेसिमल के बाद 3 डिजिट के लिए, तो 0.001 डिवाइडेड बाय यहाँ लिखोगे 1 चेक करोगे। इसके लिए देखोगे तो डेसिमल के बाद ये भी 3 डिजिट के लिए, तो 0.001 डिवाइडेड बाय 1.542। चाहो तो मल्टीप्लाई 100 भी कर लेना, चाहो तो इन सब में ही मल्टीप्लाई 100 करके सॉल्व करना है बच्चों। जो रिजल्ट मिनिमम आएगा ना, क्योंकि आप बात कर रहे हो एरर जितनी मिनिमम होगी वो उतना एक्यूरेट आएगा, तो इस वाले रिजल्ट में आपको एरर मिनिमम मिलेगी यानी कि मोस्ट एक्यूरेसी मिलेगी। एक आपका होलो सिलेंडर गिवन है, एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस गिवन है, थिकनेस बतानी है। तो अगर हम बात करें सिलेंडर के लिए इस तरह से डायग्राम बना सकते हो। ये पार्ट शेडेड करने का मतलब है ये इसकी थिकनेस। तो सेंटर से अगर हम देखें तो ये तो हो गई आउटर रेडियस और ये हो गई इसकी इनर रेडियस, ये आउटर और यहाँ पे ये हो गई इनी। तो आपको एक तरह से क्या करना है, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, तो डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस ट्रू वैल्यू का तो आप डायरेक्ट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ट्रू वैल्यू का डिफरेंस लेना है मतलब 6.23 माइनस 5.89 करना है, तो ये तो आ गया 0.34। एरर हमेशा ऐड होती है बच्चों, तो एरर में यहाँ पे है 0.01, यहाँ पे भी 0.01, तो ये आ जाएगी 0.02। एरर ऐड कर दीजिए बस सीधे, तो आंसर बन गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन। किन किन की डायमेंशन यहाँ पर सेम नहीं है। तो पहले बात करते हैं टॉर्क और वर्क, दोनों सेम डायमेंशन के होते हैं। टॉर्क होता है आपका न्यूटन इंटू मीटर, वर्क को जूल भी लिख सकते हो या न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हो, तो ये तो आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, यंग्स मॉडुलस एंड स्ट्रेस। यंग्स मॉडुलस होती है आपकी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन डायमेंशन लेस, मीन्स स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस भी सेम डायमेंशन, इसको भी हटाओ। एंगल और स्ट्रेन अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, एंगल और स्ट्रेन दोनों होते हैं डायमेंशन लेस, तो सेम डायमेंशन। टेंशन और सरफेस टेंशन, यही आंसर बनेगा बच्चों, क्योंकि टेंशन एक फोर्स है और सरफेस टेंशन जो होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और टेंशन होती है केवल फोर्स। तो यही आपका डिफरेंट डायमेंशंस हो गई, तो आंसर आ गया आपका फोर्थ। तो अपने सारे क्वेश्चन बच्चों डिस्कस हो गए हैं। मैं अपनी तरफ से मानता हूं कि आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।